नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फटाफट लाइव जुड़ने के लिए तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि आज जो है आपको भारत के बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की सबसे पहली क्लास दी जा रही है। ये क्लास एमसीक्यू क्लास के बेसिस पे है और आपको मैं एमसीक्यू के बेसिस पे ही सारे फैक्ट्स करवा दूंगा। वो फैक्ट्स जिनकी आपकी चिंताएं थी, सारे प्रश्न हैंड रिटन है जो कि आपको वन बाय वन स्क्रीन पे दिखते जाएंगे। आपको अपने आंसर्स देना है। जिन लोगों ने यदि इन फैक्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैं कहूंगा यहाँ से उनको रिवाइज कर लेना, आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के सेशन की। सभी लोग लाइव आ जाएं, अपने मित्रों को बुला लें, क्लास को शेयर कर दें। मैं आपके सामने अब अपनी क्लास को बिल्कुल जो है आपको दिख रही होगी। जैसे ही आप सभी जानते हैं कि आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण भारत के संदर्भ में ये हम एमसीक्यू क्लास नंबर 17 दे रहे हैं और पार्ट 1 है, ध्यान से रखना पार्ट 1 है। अब इसका पार्ट 2 भी आएगा जहां पर मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर करे हुए शुरुआत कर दी जाए हमारे आज के सेशन की। सभी लोग एक बार फटाफट लाइव आ जाएं, सेशन को जो है शेयर कर दें, फिर आपके सपनों को साकार करने की दिशा में मिलकर प्रयास करते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा, नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। बिल्कुल आज रविवार है और रविवार के दिन ये विशेष क्लास आपके स्क्रीन पर बिल्कुल दिख रही होगी और इसके साथ मैं आपके सपनों को साकार करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। लास्ट ईयर भी हमने बहुत अच्छे प्रश्नों को करा था जिनके आधार पर हम अपने इस एग्जाम को सार्थक बना पाए थे। इस बार भी हम यही प्रयास करेंगे और आपको सारे संपूर्ण प्रश्न में करवाने का प्रयास करूंगा। चलिए, रेडी हैं सभी लोग? ठीक। तो कोर्स या क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे देता हूं मेरे प्यारे बच्चों की। हमारे द्वारा जो है एक इम्पॉर्टेंट कोर्स लॉन्च करा गया है जिसको हम जो है कॉम्बो बैच कहते हैं। ये कॉम्बो बैच आपको एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे, और यदि आप एंड्रॉइड आईफोन यूज करते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ पाएंगे। कॉम्बो बैच की मैं खासियत आपको फटाफट बता देता हूँ, आप इनको ध्यान से सुन लो। कॉम्बो बैच में सबसे पहले तो आपको जो है मेरे प्यारे बच्चों, वह 3 सब्जेक्ट प्री प्लस मेंस के संदर्भ में पढ़ाए जा रहे हैं, जहां पर हम प्री पर 40 क्वेश्चन और मेंस पर जो है 400 नंबर का जो है प्रयास करेंगे, जो आपको दिलवाने की कोशिश रहेगी। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बता दूं कि मैं अपने हिस्ट्री के ओरिजिनल नोट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी को जरा सी भी श्लेष मात्र की शंका हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है वहां पर जाके चेक कर लें, प्लेलिस्ट पर मेरे ओरिजिनल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स पढ़े हैं, जिसमें प्री मेंस के साथ साथ आंसर राइटिंग की हेडेक जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। इकोनॉमिक्स नो डाउट आपको इतना मैंने बता के रखा है कि इकोनॉमिक्स में आपको कोई शिकायत नहीं आने देंगे। उसी के साथ साथ मैंने आपको उद्यमिता की क्लास भी दी है और आपको ज्योग्राफी साइंस के साथ साथ अन्य जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर जो है फ्री मिल रही है इस कोर्स में। तो मेरे कहने का मतलब है, यदि आपको साइंस एकेडमी के किसी भी कोर्स पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आई थिंक दिख रहा होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, तो गुड इवनिंग। चलिए, हाँ राधे राधे। सभी लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें और फिर जुड़ जाएं और शांतिपूर्वक अपनी क्लास को फिर ध्यान देते रहें। जो आना जाना चाहें उनको आने जाने दें, जिन्हें बुलाना है उन्हें पहले ही बुला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, 23 जुलाई को प्रस्तुत केंद्रीय बजट में विकसित भारत की कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? फटाफट आंसर कीजिए अपने। बिल्कुल, केंद्रीय बजट। अब देखो यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ आपको कुछ चीजें भी अच्छे से मिल जाएंगी, उनको चेक कर लेना। जैसे आपसे पूछ ले कि हालिया जो केंद्रीय बजट है, क्योंकि इसके पहले अंतरिम बजट आया था, इसकी क्लास मैंने आपको पुराने घर पर दे रखी है, पर हालिया जो बजट आया वह किस डेट को आया ये एग्जैक्ट पूछ ले तो 23 जुलाई 2024 को आप बताएंगे कि ये जो है पूर्ण बजट आ रहा है भारत सरकार का। और इसमें जो है विकसित भारत, आपको यदि अच्छे से पता हो कि हमने जो है विकसित भारत एक टॉपिक भी है आप लोगों का बहुत अच्छे से, तो विकसित भारत @2047, समझ गए बात को। विकसित भारत @2047, 2047 तक भारत को इस प्रकार से बनाने का लक्ष्य रखा गया है जहां पर जो भारत जो है दूसरों की तुलना में एक अच्छा, एक तरीके से कह सकते हैं जहां पर आधुनिक सुख सुविधाओं से सज्ज देश हो। परंतु ये बातें दूभर भी लगती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से परिस्थितियां दिखती हैं उस परिस्थितियों में तो मुझे भी नहीं लगता कि 2047 तक बनेगा। हाल ही में रघुराम राजन जी का भी एक कमेंट आया था, उसको भी आप देखेंगे तो उसका जब एनालिसिस भी करके देखिए। हालांकि दोनों के अपने अपने तर्क हैं, उन तर्कों को सुनने से बेहतर है हम अपने प्रश्नों के उत्तर करें। समझे बात को? चलिए
तो पहला प्रश्न का आंसर आपका क्या दे रहे हैं सभी लोग? बिल्कुल सभी के कमेंट्स मेरे पास आते जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चों, कुछ कुछ लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, तो चलिए देख लेते हैं। आंसर है मेरे प्यारे बच्चों डी। इसका आंसर क्या होने वाला है? डी। इस जो यदि संदर्भ में हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी प्राथमिकताएं निर्धारित करी गई हैं। जैसे हम कृषि के विकास की बात कर लेते हैं, हम अपने विनिर्माण क्षेत्र को जो है उन्नत बनाने की बात कर लें, विनिर्माण क्षेत्र को जो है उन्नत बनाने की बात कर लें। हम उसी के साथ साथ अधोसंरचनाओं की बात कर लें मेरे प्यारे बच्चों, किसी की बात कर लें, अधोसंरचनाओं की बात कर लें। उसके साथ साथ मैं आपसे बोलूंगा शहरी विकास की बात हो, किसकी बात हो? शहरी विकास की बात हो। तो इत्यादि के साथ साथ यहाँ पर 9 जो विषय हैं उनको शामिल करा गया है, या 9 प्राथमिकताएं निर्धारित करी गई हैं भारत सरकार ने, जिन पर भारत सरकार काम करने के लिए सोच रही है। हालांकि ये प्राथमिकताएं कोई पहली बार निर्धारित नहीं करी गई हैं। सरकार जैसे स्मार्ट सिटी मिशन को भी लेके आई थी, पर स्मार्ट सिटी मिशन कितना सक्सेस है ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। मध्य प्रदेश के 7 शहर इसमें शामिल है, जिसमें हमारा एक इंदौर भी शामिल है, परंतु अभी भी इंदौर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है। तो बाकी आप समझदार हैं। वित्त मंत्री के रूप में लगातार 7 बार केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय या जो क्रेडिट है वह किसे दिया जाता है? आंसर दीजिए। बिल्कुल, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर कंटिन्यूअसली 7 टाइम जो है सेंट्रल बजट को जो है प्रस्तुत करने का जो श्रेय है, वो क्रेडिट है, किसे दिया जा रहा है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, हाँ बच्चों, आपके कमेंट्स में देखते चल रहा हूँ, चिंता ना करें। मैं इंडिविजुअल यदि किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो आप परेशान बस ना हो। मुझे स्क्रीन पर जिसके नाम फटाफट दिख जाते हैं मैं उनके नाम बोल देता हूँ, और जो आसपास दिख जाते हैं उन पर क्लिक हो जाता है दिमाग। तो ऐसा कोई इंडिविजुअल ना दें, सोचें। ठीक है, चलिए। तो देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि केंद्रीय वित्त मंत्री के संदर्भ में बात होती है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री मतलब सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण, ना कि बजट, केंद्र का क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात होती है। एएफएस इंग्लिश में कहते हैं इसको, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह जो है एक तरीके से संसद में प्रस्तुत करता है। कहां पर प्रस्तुत करता है? संसद में प्रस्तुत करता है। तो इसे ध्यान से सुनना, मेरी बात को। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि लगातार बोला जाए, कैसा बोला जाए मेरे प्यारे बच्चों? लगातार। तो लगातार 7 बार प्रस्तुत करने का जो इसको क्रेडिट दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है निर्मला सीतारमण जी को। किसको दिया जा रहा है? निर्मला सीतारमण जी को। टैक्सटाइल आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, टैक्सटाइल। और एक जीएसटी की क्लास मैंने इन पर दे दी है। पॉपकॉर्न पर भी टैक्स लगा रही हैं। किस पर टैक्स लगा रही हैं? पॉपकॉर्न पर। आटा दाल इन सब पर तो टैक्स लगा ही चुकी हैं। और टैक्स क्वीन भी कोई कोई लोग इनको संबोधित कर रहे हैं, तो टैक्स क्वीन का नाम भी आप इन्हें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बड़ी विडंबना है इस देश की कि जो मिडिल क्लास में, इसलिए अक्सर बच्चों बोलता हूँ कि मिडिल क्लास की श्रेणी से बाहर आओ, नहीं तो यहाँ पर इतनी समस्याएं होती हैं। मिडिल क्लास के तौर पे आपको हर चीज सोचनी पड़ती है, और टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स दिए जाओ। देखो, गरीबों को मैंने पहले ही बोला है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाले थे, हमको फर्क नहीं पड़ता, वो वाला कॉन्सेप्ट है। अमीरों को भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही टैक्स ताई यदि टैक्स बढ़ाती जाएंगी तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। समझे बात को? फर्क पड़ता सुना है कि नहीं सुना है? चलो, तो वही बात करें सबसे अधिकांश बार, तो देखो 10 टाइम जो है सबसे मैक्सिमम बार की बात होगी तो मोरारजी देसाई का नाम आता है। यहाँ पर मुझे पता है आपने में से अधिकांश लोगों ने डी आंसर दिया है, पर उसी के साथ साथ ध्यान से देखो, लगातार पूछा है। यशवंत चौहान जी की बात होती है, इन्होंने भी 7 बार बजट प्रस्तुत करा है। सीडी देशमुख, आपको पता है इनके बारे में मैंने आपसे चर्चा कर चुकी है, नहीं है तो फटाफट सुन लो। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता स्वतंत्रता के समय की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए? स्वतंत्रता के समय, या पहले भारतीय की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए? पहले भारतीय आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं भाई साहब, समझे बात को। और यशवंत चौहान, तो ये 3 नाम जो हैं, इन्होंने भी 7 बार बजट प्रस्तुत कर चुका है। तो या तो इनसे इंडिविजुअल प्रश्न बना ले, या टेक्सटाइल को जोड़कर प्रश्न बना ले, आपका आंसर सही जाना चाहिए। समझे बात को। नेक्स्ट, बजट 2024-25 में संदर्भित शब्द ज्ञान। बजट में इस बार का एक शब्द एक तरीके से उल्लेखित करा गया है बच्चों, जिसका नाम है ज्ञान। में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है, इसको आपको पहचानना है। समझे बात को। ये जो ज्ञान लिखा हुआ है ना, इस ज्ञान में कोई एक ज्ञानी नहीं है। अब वो जल्दी से बता दीजिए।
बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपके सभी के कमेंट देखते जा रहा हूँ। बिल्कुल बच्चों, ठीक है। ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रही है, और कहीं पर भी आपको यदि जो है ऑडियो डिस्टर्ब सुनाई पड़े तो आप मुझे फटाफट जो है कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही ऑडियो जाए, पर यदि कहीं पर डाउट होगा तो मैं फिर उसका जो है समाधान आपको देते जाऊंगा। चलिए, बिल्कुल। आई थिंक आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। बिल्कुल। चलिए, ठीक। सभी के कमेंट्स आ गए। मुझे थोड़ा-सा जो डाउट लग रहा था आप लोगों को लेकर कि आप कन्फ्यूज़ होंगे, और वो जल्दी-जल्दी यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप जो है आत्मनिर्भरता पर कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। किस पे कन्फ्यूज़ हो गए होंगे? आत्मनिर्भरता। यहाँ पर आत्मनिर्भरता नहीं है बच्चों, अन्नदाता है। देखो, जी से क्या हो जाएगा आपका? जी से हो जाएगा गरीब। जी से क्या हो जाएगा? गरीब। जी से क्या हो जाएगा? अच्छे से पढ़ के जाना वहाँ पे, गरीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी से गरीब। वाय से यदि हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो या वाय से आपका हो जाएगा युवा। वाय से क्या हो जाएगा? युवा। ए से आपका हो जाएगा अन्नदाता। क्या हो जाएगा? ए से अन्नदाता। और एन से नारी। नारी मतलब आप महिला को यहाँ पर जोड़ के देखें तो इस तरीके से ये आपका ये हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 जो कि पूर्ण बजट था, इसकी थीम क्या है? ये भी एक प्रश्न बनने की संभावना मुझे लग रहा है कि बन जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं कि जिन पर ऐसी चर्चा नहीं होती है। इस बार शायद इस प्रश्न पर चर्चा हो। आज की सारी क्लासेस, ये जो आज की जो क्लास है, इसके सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति इस पर जो है इर्द-गिर्द ना घूमने की कोशिश करे, अच्छे से प्रश्नों को पढ़े, अच्छे से अपने आंसर दे। ठीक है, चलिए। सारे प्रश्न हैंड रिटन है, मैंने उसके पीछे आपको तर्क बता रखा है। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चंस आपके पास समय से पहुँच जाएँ, जिसके कारण आप जो है बेहतरीन तरीके से अपने प्रश्नों के आंसर भी पढ़ लें और अपने कंटेंट को भी अपने पास सहेज लें और अपने अच्छे से इस पेपर को देकर आएँ। 24-25 के पूर्ण बजट की थीम क्या? ये विकसित भारत के साथ लक्ष्य का रोड मैप है। विकसित भारत का आगाज, विकसित भारत का खुशहाल चित्र। फटाफट आंसर दीजिए। ठीक। चलिए, आंसर आ रहे हैं मेरे पास में। हाँ, मैंने आपको बोल रखा है बच्चों, 30 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं, 30 सेकंड में आपके आंसर्स आ जाने चाहिए। मैं एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम ले सकता हूँ, वो होता है क्योंकि उसके पीछे आपको कंटेंट देना रहता है। या तो मैं तो वैसे भी आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ, जिस समय जो पढ़ रहे हो वो पढ़ना पसंद करो, तो ऐसे तो मैं आपको 500 प्रश्न लगवा दूँ। पर आप लोगों को जो है ना आजकल कुछ बुखार चढ़ा हुआ है। ये बुखार कुछ इस तरीके का है कि नहीं, टीचर एक्सप्लेनेशन नहीं देता तो वो टीचर अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। अपने-अपने तरीके होते हैं बच्चों, अपना-अपना ऑरा होता है, अपने-अपने एक डिसीजंस होते हैं। जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं कम कंटेंट पर अच्छा काम करूँ, मैं ये हमेशा मानता हूँ। इसलिए मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आपको देता हूँ। पर अब आप लोगों की आदत है तो कभी-कभी लगता है यार फिर बच्चा जो है ऐसा कर रहा है, तो चलो बच्चों के लिए और मेहनत करी जाए, बच्चों को बताया जाए। पहले का एक ज़माना था जहाँ पर जो है गुरु एक तरीके से शिष्यों की परीक्षा लेते थे, और आज मैं विडंबना ही कहूँगा कि इस समाज की है कि आज जो है छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो अपने गुरुओं की परीक्षा लेते हैं। चलिए, जोड़ी मिलान की बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ बजट 2024-25 और एक तरफ राशि करोड़ रुपए में दी हुई है। तो चलिए देखते हैं आप अच्छी जोड़ी बना पाते हैं कि नहीं। आंसर दीजिए, मैं आपके ऑप्शंस का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तुक्के मार रहे हैं कुछ। ठीक है, चलो जय माता दी वालों, ध्यान से सुनो अच्छे से। यहाँ पर जो है राजस्व घाटा पहला आपका दे रखा है, दूसरा प्रभावी राजस्व घाटा, तीसरा राजकोषीय घाटा और चौथा प्राथमिक घाटा। ये सब मैं आपको डिटेल में आपको ऐप पर पढ़ा चुका हूँ, तो मैं वहां पर अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर फटाफट आंसर देख लो। पहले का आंसर होगा दूसरा, दूसरे का आंसर हो जाएगा पहला, तीसरे का हो जाएगा चौथा, चौथे का हो जाएगा पहला। ठीक है, तो इस अनुरूप आपका आंसर बनने वाला है ए। ये फिगर्स के कंपेयर में परसेंटेज में ज्यादा आएंगे, मतलब ये जो डेटा है फिगर्स के कंपैरिजन में डेटा परसेंटेज ज्यादा आता है, तो इस पे अपन चर्चा थोड़ी देर से अभी और करेंगे। एक प्रश्न और है आई थिंक। चलिए, जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट जो कि वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 3.1 लाख करोड़ अधिक है,
कि वास्तविक राशि क्या है। बेसिकली लास्ट ईयर का जो बजट आया है उसके कंपैरिजन में ये 3.18 लाख करोड़ एक्स्ट्रा है। यह एग्जैक्टली है कितना, ठीक है इंग्लिश वालों, उस पर आप चर्चा करें, दीजिए आंसर्स। बिल्कुल, बजट का साइज बताना है, जो करंट में बजट आया है ना, इसका बजट का साइज बताना है। देखो अपने अपने टाइम पर सारी चीजें समझो, एक जैसे आपका लास्ट ईयर का हो गया तो 23 और 24 की बात हो गई। अभी का जो आया है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का आया है, किसका आया है इस तरीके से। तो जिसको डाउट होता हो ना तो वो इसको पकड़े, ये देखो ये जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हो गया करंट। जैसे अभी करंट पर कौन चल रहा है 24-25, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। पिछले ईयर का ये हुआ तो पिछले ईयर की तुलना में ये 3.18 लाख करोड़ जो है एक्स्ट्रा है। बेसिकली ये है कितना, ये आपसे पूछ रहा है वो। तो जो लोग आंसर दे रहे हैं ए, उनका आंसर है सही बच्चों, उनका आंसर क्या है सही, 41.28 लाख करोड़ जो है बजट है करंट का। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट। बजट 2024-25 में घोषित पूर्वोदय योजना जिन 5 राज्यों से संबंधित है उनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य शामिल नहीं है। बेसिकली हाल में जो भारत सरकार के द्वारा बजट आया है, प्रस्तुत करा गया है, इस बजट में कुछ 5 राज्यों को विशेष वेटेज दिया गया है। वो आप देखते हैं ना कार्टूनिस्ट, वो फनी वाले, उनमें देखना बड़ा अच्छा सा एक कार्टून का चित्र बनाया था जिसपे नीतीश कुमार और जो है एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि इनका चंद्रबाबू नायडू का, किसका, चंद्रबाबू नायडू का, तो इनका बड़ा अच्छा एक ग्राफ बनाया था और बड़ा अच्छा मुझे कार्टूनिस्ट वो लग रहा था, जहां पर नायडू साहब कहते हैं कि सीटें तो मेरी ज्यादा हैं, पैसे नीतीश कुमार को दे रहे हैं। समझे बात को? ठीक है, चलो देख लेना। तो 24-25 में घोषित पूर्वोदय योजना जिन 5 राज्यों से संबंधित है उनमें कौन सा एक नहीं है? ठीक, चलिए आंसर क्या आ रहे हैं आपके। देखो बिहार और आंध्र प्रदेश तो है, ये वाला है, तो 50-50 में इनको हटा दिया जाए। अब बचे मणिपुर और पश्चिम बंगाल। ठीक है, मणिपुर में आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों की सरकार ध्यान तो दे ही नहीं रही है, दे रही होती तो फिर कहानी और होती। समझे बात को? चलिए आंसर क्या हो रहा है, मणिपुर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको उड़ीसा और झारखंड और कर लेना है। क्या क्या कर लेना है? उड़ीसा और झारखंड। समझे बात को? इस तरीके से। तो ये 5 राज्य हैं जिनको विशेष तौर पे वेटेज दे रही है इस बार सरकार और इनके विकास पर काम कर रही है। हालांकि इसकी उचित मंशा सरकार और सरकार के लोग जानते हैं। चलिए, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट है, ये प्रश्न बनाता है बच्चों। समझे बात को? ये प्रश्न बनाता है। चलिए आंसर दीजिए। बिल्कुल, मैं सभी के कमेंट्स देखते जा रहा हूँ और आपके कमेंट्स के लिए ही हम इतना इंतजार करते हैं। आई थिंक वॉइस आपको आ रही होगी मेरी, थोड़ा सा यदि कम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। हम्म, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। केंद्रीय बजट 2024-25 मतलब रिसेंट का जो बजट आया है उसमें आपको फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ये जीडीपी का कितने परसेंट है, तो जीडीपी का ये है 4.9%। कितने परसेंट है? 4.9% है। मैंने आपको बोला था परसेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू जैसे अपन अभी बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक प्रश्न मैंने आपको दिया था, समझ गए बात को। ये राजकोषीय घाटा मतलब ये जो 16 लाख आपका 13,312 जो है, 16,13,312 करोड़ रुपए जो है, यह जीडीपी का बेसिकली 4.9% है। कितने परसेंट है? 4.9%। क्लियर है? चलो, आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बड़ा यूनिक कोर्स लॉन्च करा है और इस यूनिक कोर्स की एक ज्योग्राफी की भी क्लास मैंने आपको दी है, जिस पर आप लोगों ने भरसक प्रयास भी लौटाया है या प्यार लौटाया है, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। और मैं आपको एक बात यहाँ ये भी बता दूं मेरे प्यारे बच्चों की, वो ज्योग्राफी की क्लास आपकी अभी भी जो है प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएगी। बेसिकली टारगेट बैच 2025 को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य यही है मेरा कि वे लोग जो एक तरीके से हाउसवाइफ हैं, वे लोग जो दूर दराज के एरिया में बैठे हैं, वे लोग जो कहीं ना कहीं जॉब पे जाते हैं, कम समय में कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं,
उनके उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस संपूर्ण कोर्स को लॉन्च करा गया है। तो आप मैं यही कहना चाहूँगा कि 200-300 रुपए इतने बड़े रुपए नहीं होते हैं। बावजूद इसके लग रहा है कि आपको 200-300 रुपए ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा आप किताबों से पढ़ लीजिए। पर हाँ, यहाँ से यदि आप पढ़ेंगे, तो मैं आपको उन संभावित टॉपिक पर चर्चा करूँगा जिससे प्रश्न बनने की पूरी एक संभावना रहेगी। तो इस आधार पर आपको जो है ये बैच ज्वाइन करने के लिए लिंक दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। इस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको ये लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और यदि आपको कहीं पर सर्च करना हो, सबसे आसान तरीका ये जो आप आज की क्लास देख रहे हो इसका डिस्क्रिप्शन चेक करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, उस लिंक पर क्लिक करना, आप डायरेक्ट जो है उस पर्टिकुलर कोर्स पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार की आय के प्रमुख शीर्ष 3 स्रोतों में क्रमशः शामिल हैं। इनको घटते क्रम में जमाना है। बेसिकली सरकार की आय के या रेवेन्यू के जो सोर्सेस हैं इन पर डिस्कशन करना है और ये जो रेवेन्यू के सोर्सेस हैं इनको आपको घटते क्रम में जो है बताना है। समझे बात को? फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल, जब तक मैं थोड़े से चेक कर लेता हूँ कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आपको आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप अपने आंसर देते चलें। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, आई थिंक सब कुछ ठीक चल रहा है। कभी-कभी क्या होता है कि क्लास इधर-उधर हो जाती है तो मेरी चिंताएँ बढ़ जाती हैं। मैं पढ़ाता रहता हूँ और कभी-कभी बच्चों को दिखता नहीं। ठीक है, चलो। बिल्कुल, जल्दी से आंसर दे दो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक। चलिए, आंसर में फटाफट मैं आपके आंसर्स बता दे रहा हूँ कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार के आय के 3 प्रमुख स्रोतों के संबंध में चर्चा हो रही है। अब इसका यदि हम आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। समझ गए बात को? देखो अब एक-एक बिंदु को ध्यान से समझना, मैं आपको सारे बिंदुओं को जो है एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, उनको ध्यान से समझो। बेसिकली भारत सरकार को पैसा कहाँ से मिल रहा है, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है। इसके संदर्भ में जब चर्चा होगी तो आपको पता होगा कि भारत सरकार या भारत जो है एक विकासशील देश है। विकासशील देशों के पास इतना पैसा तो ऑलरेडी होता ही नहीं है, अन्यथा जो है हम विकसित की श्रेणी में आ जाते। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको ये समझना होगा कि हम अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए या विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ शिफ्ट होने के लिए उधार लेंगे। क्या लेंगे? उधार लेंगे। तो सबसे ज्यादा भारत सरकार की आय का स्रोत क्या हो जाएगा? उधार या अन्य देयताएं। ये उधार कहाँ कहाँ से आपको मिल रहे होंगे? आपको जैसे आप सुनते हो कि आईएमएफ से भारत ने पैसे लिए, आप सुनते हो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे आप मेट्रो ट्रेन की बात करें तो आप जापान से जो है बहुत लो रेट पे जो है जापान से जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, ब्याज लेके पैसे पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारत एक विकासशील देश है जो कहीं न कहीं अपने दूसरे देशों जो मतलब भारत की तुलना में अच्छे हैं, साउंड हैं, उसी के साथ-साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से पैसा लेता है। तो इस आधार पर भारत की आय के स्रोत यहाँ पर क्या हो गया? मैक्सिमम नंबर का आपका देखो ये हो गया। समझे बात को? उधार और अन्य देयताएँ। सेकंड नंबर पर आप चेक करेंगे तो इनकम टैक्स से भारत के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है 19 पैसे। अब ये पैसों का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। थर्ड नंबर पर जीएसटी आ रहा है देखो। इंडिविजुअल भी पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, इस चार्ट से प्रश्न बिल्कुल बनता है। इतना याद रखना, प्री की बात हो, एसएससी की बात हो या किसी भी एग्जाम की बात हो, समझ गया बात को? अन्य किसी भी एग्जाम की यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको मिलते हैं। आपको या तो वो हाईएस्ट पूछ लेगा या जैसे मैंने एक प्रश्न बनाया है वैसे पूछ लेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको जैसे निगम कर से कितना मिल रहा है, सीमा शुल्क की बात हो गई, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तो ये मेजर है। मेजर कौन से हैं? आपका पहला जिसमें मतलब ये जो सर्कल करे हैं मैंने ये मेजर है आपके, समझे बात को? अब इसको कैसे समझें? इसके लिए भी मैं आपको एक बात समझाऊँ। बेसिकली क्या होता है जब भी बजट को प्रस्तुत करा जाता है तो इसके लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? कटौती प्रस्ताव। तो इसके लिए कटौती प्रस्ताव होता है जिसमें ये कहा जाता है कि आप इस संपूर्ण चीजों को ₹1 में बाँटकर समझाइए। कितने में बाँटकर समझाइए? ₹1 में। तो चूँकि आपको पता होगा कि ₹1 इज़ इक्वल टू ₹1 इज़ इक्वल टू कितने पैसे होता है बच्चों? 100 पैसे। कितने पैसे? 100 पैसे।
इसमें क्या होता है देखो, जो पूरा बजट है मतलब पूरा पैसा है, समझ गए बात को? भाई एक-एक बताया जाएगा आपको तो आप भी थक जाएँगे, ये समझाने वाला भी थक जाएगा, तो इसलिए मेजर-मेजर जो मदें हैं, आइटम्स हैं, उनको समझाने की बात होती है। तो इसी में हमने बता दिया कि ये जो पूरा आपको 41 लाख करोड़ रुपए जो पैसा लगभग प्राप्त हो रहा था बजट के तौर पे या बाज़ार का जितना बजट है, उसको समझाने के लिए इसको पैसे में डिवाइड कर दिया गया। तो बोला गया भैया 100 में से 100 पैसे में से 27 पैसा यहाँ से आया, 19 पैसा यहाँ से आया, 18 पैसा यहाँ से आया। तो अब आपको आसान हो गया समझना। इसलिए अब इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक बार कमेंट बॉक्स में थोड़ा-सा कमेंट करके बता दो कि हाँ सर इतनी बातें हमें समझ में आ गई हैं, तो मैं आपके लिए फिर आगे क्वेश्चन को लगा दूँगा। जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। हाँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो सड़ा-सा मुँह बना के भेज सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है ऐसी अपनी। ठीक है, यदि आप लाइव रहते हैं तो रिस्पॉन्स देना सीखें। समझे बात को? तो उससे और अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल ये देखो। हाँ, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बीच में भी जो जुड़े हैं उनका अभिनंदन करता हूँ मैं, और आप लोगों के लिए ही ये क्लास है। भाई ये सारा डेटा आप लोगों के लिए ही रहता है। इनको लिखने का प्रयास करना, फिर इनको ये सारे कार्यक्रम बनाना, तामझाम, ये इसलिए रहता है कि आप अच्छे से पढ़ लें और शायद पास हो जाएँ। शायद क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम यदि अपनी मेहनत कर लेंगे पर इस मेहनत में आप अपनी मेहनत का तड़का नहीं लगाएँगे तो फिर कुछ नहीं होता है। फिर तो ये है कि दूर के ढोल सुहावने हैं, रिश्तेदारों में कोई ना कोई तो बन जाएगा, उसको देखकर खुश हो जाना। चलो, नेक्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा मेरे हिसाब से आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत की आय का मुख्य हिस्सा किन 3 शीर्ष मदों में व्यय हो रहा है? मतलब आपको अब यहाँ एक्सपेंसेस बताने हैं कि जो इनकम हो रही है ना, वो जा कहाँ रही है? बताओ जल्दी। जल्दी बताइए। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों। हाँ, मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूँ। सभी को बेटा गुड इवनिंग। चलिए, हाँ, संडे की बात है, मुझे भी पता है आप तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। चलो, देखो भारत सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है उसमें सर्वाधिक पैसा जाता है राज्यों के हिस्से में। किसमें? उसके बाद में ब्याज अदायगी की बात होगी और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की बात होगी। किसकी बात होगी? ब्याज अदायगी की और केंद्रीय क्षेत्र के हिस्सा उसकी बात होगी। समझे बात को? ये यहाँ पर देखो, जैसा अभी मैंने आपको 1 रुपए का कॉन्सेप्ट समझाया था, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। अब देखो यहाँ पर राज्यों का हिस्सा, ये रुपया जाता लिखा हुआ है। समझ गए बात को? केंद्रीय देखो राजस्व व्यय और मतलब राजस्व और व्यय, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। राजस्व का मतलब हो गया रेवेन्यू, व्यय का मतलब हो गया एक्सपेंडिचर। तो रुपया ज्यादा है मतलब वो पैसा कहाँ जा रहा है? जो 1 रुपया आपके पास आ रहा है ना, ये 1 रुपया, इस पर अभी अपन ने चर्चा करी थी 100 पैसे पिछली स्लाइड पे। वैसे ही ये 1 रुपया जा कहाँ रहा है? कभी देखना बजट जब आता है ना तो इस तरीके से 1 रुपए में सारी चीजें बना के वो भेज देते हैं आपको। समझ गए बात को? तो ये 1 रुपया जा कहाँ रहा है ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर राज्यों के हिस्से की बात आई। किसकी बात आई? राज्यों के हिस्से की। कितना पैसा जा रहा है? 21 पैसा। सेकंड नंबर पर ब्याज अदायगी की बात हो रही है और थर्ड नंबर पर जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की बात हो रही है। तो इस आधार पर ये 3 है। रक्षा में कितना जा रहा है? 8, आर्थिक सहायता 5, वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण 9, पेंशन में 4 और अन्य व्यय जो है 9। तो इस आधार पर आपका आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो गया? बी। आई थिंक सभी ने आंसर देख लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ जाऊं आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल ठीक, हाँ, बिल्कुल। बजट के प्रश्न पढ़े तो होंगे आपने, कैसा लग रहा है ये भी आप अनुभव ज़रूर शेयर करना बाद में भले। चलो, बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित योजनाओं में किए जा रहे व्ययों में से अशुद्ध को छाँटना है या असत्य का चयन करना है। बेसिकली भारत सरकार जो विभिन्न मदों में पैसे खर्च कर रही है, उन मदों में सर्वाधिक पैसा या कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसके साथ आपको ये भी पता बताना है, मतलब प्रश्न में ये आंसर देना है कि एक्चुअल में कहाँ पर खर्च हो रहा है, जो कि गलत दिया हुआ है। जो कि क्या दिया हुआ है? गलत। अब इस प्रश्न का आंसर आप तब सही दे पाएंगे बच्चों, जब यदि आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। दीजिए आंसर। निम्नलिखित योजनाओं में किए जा रहे व्ययों को अशुद्ध को छांटना है, कोई एक गलत है बच्चों, है ना? ठीक, चलिए।
हाँ, मेरे पास आ रहे हैं सभी के आंसर, सभी के दिख रहे हैं बेटा, चिंता ना करो। मनरेगा की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मनरेगा के संदर्भ में यहाँ पर देखो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, तो मनरेगा के साथ साथ आपका सौर ऊर्जा ग्रिड, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और नाप की ऊर्जा परियोजनाएं, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर यहाँ पर थोड़ी सी बात आ रही है जो दावपेच फंस रहा है उसको देख लो। पहली बात तो मैं आपसे सबसे पहले मनरेगा की चर्चा कर ले रहा हूँ। हाल ही में हमारे एक बहुत ग्रेट इकोनॉमिस्ट जी का जो है निधन हुआ है, जिनका नाम है, आपको पता है क्या? जल्दी से बता दो। ठीक, मेरे मनमोहन, समझ गए बात को, मनमोहन साहब, ठीक है। तो ये जो मनमोहन साहब है ना, इन मनमोहन साहब ने बड़े अच्छे कार्य करे मेरे प्यारे बच्चों। इनमें से एक कार्य जो इनकी उपलब्धियों में गिना जाता है वो है मनरेगा। क्या है? मनरेगा। बेसिकली मनरेगा जो है एक तरीके से आप समझ लो वैश्विक स्तर की, कौन से स्तर की मेरे प्यारे बच्चों? वैश्विक स्तर की सबसे बड़ी रोजगार सृजन, सबसे बड़ी रोजगार सृजन योजना है, जो आय सुनिश्चित करने के साथ साथ रोजगार सृजित करती है। समझे बात को? वैश्विक स्तर की है ये योजना। या सबसे पहले आप ऐसे समझ लें कि नरेगा एक्ट लाया गया था। कब से? नरेगा एक्ट 2005 से लाया गया। 2006 में पहली बार इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च करा गया। 2000 बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों 8 की, तो संपूर्ण भारत में लागू हो रहा है। और 2009 से इसे बेसिकली जो है आप ऐसा समझ लें नरेगा को कर दिया गया मनरेगा। बीते वर्ष में ये योजना और चर्चा में आई थी क्योंकि इसको शुरू करने में एक व्यक्तित्व का बहुत योगदान है, जिनका नाम है आई थिंक जो है जिया द्रे। जिनका नाम क्या है? एक इकोनॉमिस्ट है ये, एक तरीके से जिया द्रे। हुआ ये था कि केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष जो है ना मेरे प्यारे बच्चों इस पर कम बजट अलॉट करा था। मैं अपने आप को हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा था, केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में जब हम बात करेंगे ना, तो इस पर बहुत कम बजट अलॉट करा था, जिसके चलते इन्होंने दिल्ली, नई दिल्ली के जो जंतर मंतर है ना, जंतर मंतर में ज्याद्रे साहब जो हैं अनशन पे बैठ गए थे। किस पे बैठ गए थे? अनशन पे। किस पे बैठ गए थे ज्याद्रे साहब? अनशन पे। जिसके चलते केंद्र ने तब तो बोल दिया था कि मनरेगा मांग आधारित योजना है। मतलब हमारी टेक्सटाइल ने क्या बोल दिया था? यह मांग आधारित है। कैसी है? मांग आधारित है। तो ये बात भी सही है, पर इस बार क्या हुआ ऐसा कि फिर आपने इस बजट को बढ़ा दिया, तो ये तब भी बढ़ाया जा सकता था। तो इस बार इसको जो है ना 86,000 करोड़ रुपए आवंटित करे गए। कितने आवंटित करे गए हैं? तो मनरेगा की पटकथा के साथ साथ संपूर्ण पटकथा मैंने आपको बता दी है। अब आपका जो डिसीजन है वो समझ जाना, पढ़ लेना। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत की विकास दर वर्ष 2024 में रही। बताइए जल्दी, जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको देना है बच्चों। केंद्रीय बजट के संदर्भ में हम हर उस प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, जिसके बाहर आपके क्वेश्चंस ना जाएं। तो इसका एक ऐसा गठजोड़ मैंने तैयार करा है। थ्योरी तो आपने पढ़ ली होगी, इस बात से मैं बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। नहीं भी है तो कुछ दिनों बाद आपके पास करंट अफेयर्स की बुकें आएंगी। करंट अफेयर्स के जो भी बुकें मिलती हैं आपको वो मिल जाएंगी। पर आप जब उनको पढ़ेंगे, उनको पढ़ने के बाद भी आप चाहें तो इनको लगा लें, या मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरा आपको यही सजेशन है कि इसको भी पढ़ लेंगे तो आपका बहुत कुछ भला हो जाएगा। आंसर यदि बात करते हैं बच्चों, तो इसके अनुसार जो एक तरीके से जो ग्रोथ रेट है भारत की, ठीक है ना, 2024 की बात हो रही है, वो है 8.2%। बजट 2024-25 के अनुसार बिहार एवं आंध्र प्रदेश को प्रदाय राशि क्रमशः है। अच्छा, यहाँ पर क्रमशः बोला है, ये याद रखना है। बजट 2024-25 में बिहार को और आंध्र प्रदेश को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनका वर्णन भी करा था आपसे, कार्टूनिस्ट का। तो ये बात हो गई। इसी के साथ साथ ध्यान से सुनना, इसी के साथ साथ ये राशि जो दी गई है ना, इसको आप थोड़ा सा, मैं लिखने में वो हो गया है, वहां पर मैंने आपको 1000 करोड़ लिख दिया है, तो आपको पढ़ना है 49,000 करोड़ और 15,000 करोड़, 52,000 करोड़ और 14,000 करोड़, इस तरीके से जो है पढ़िए। ठीक है ना? बिल्कुल। दीजिए आंसर्स, फटाफट दीजिए आंसर्स।
क्लास आपका टाइम 8:15 पे इसलिए करा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग थोड़ा-सा लेंथी क्लास हो तो उनको देख लें। नहीं तो कुछ बच्चे क्या रहता है, जैसे ही आपके थोड़ा-सा समय बढ़ता है तो एंड पर उन्हें तकलीफ आती है। इसलिए मैंने आप लोगों की सुविधा के अनुसार इस क्लास को 8:15 पे प्रतिदिन कर दिया है। पहले 8:45 पर हो रही थी, अब 8:45 की जगह 8:15 पे कर दी गई। चलिए आंसर देखें। तो भैया इस बार के बजट में भी आपसे पूछ ले तो बजट पर मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है, तो आंसर होगा सी। मैंने आपको बिहार पीएससी के तक क्वेश्चन दे दिए हैं, आप चाहो तो जो है यूट्यूब चैनल को थोड़ा-सा हमारे सर्च करो, आपको सब मिल जाएगा। ये प्रश्न आपको बना के दे दिए गए हैं कुछ-कुछ, जिनके प्रश्न बिल्कुल बिहार पीएससी में आए थे। ये बात अलग है कि पेपर-वेपर से संबंधित जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उस विवाद के चलते बिहार पीएससी अभी दुविधा में है। चलिए, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बोल रहा है। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हुए आप अपना आंसर चेक करके बताइए जल्दी से, क्या आंसर होने वाला है, जल्दी बता दीजिए। ठीक, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। मैंने आपके सभी का कमेंट्स को चेक कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत के बीच जो है रहने का अनुमान है। तो आंसर इस बार थोड़े से अनुमान कर दिए गए हैं कम, 6.5 से 7% की बात हो गई है। अच्छा, ये एक विडंबना ही आप थोड़ी सी देख सकते हैं, जिस पर आप यदि सोचेंगे थोड़ा सा तो शायद एक तार्किक जवाब आपको मिले, कि जब तक शक्तिकांत दास जी अपने पद पर थे, तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था को बोला जा रहा था कि ये बड़ी ऊंचाइयों पर जाएगी, ग्रोथ रेट भी अच्छी थी। जैसे ही शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल टेन्योर खत्म होता है, क्या पता भारतीय अर्थव्यवस्था औंधे मुंह क्यों गिरने लग गई। समझ गए बात को? ठीक है, देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में खुदरा मूल्य स्फीति दर जो है 6.7% से घटकर कितनी दर्शाई गई है। मैं आपको और आसान भाषा में समझा देता हूँ। रिटेल इन्फ्लेशन रेट की बात हो रही है, खुदरा मुद्रा स्फीति दर की बात हो रही है। मुद्रा स्फीति मतलब होती है बच्चों, आम बोलचाल की भाषा में महंगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महंगाई। और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो बेसिकली जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है वह 6.7%, मतलब कितनी थी पहले? 6.7%। इससे घटकर, इससे किसकी बात हो रही है? घटकर कितनी हो गई है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। छोटे-छोटे आईएएस की बात हो या जो हमारे साथ आज प्रतिदिन बच्चे जुड़े हैं उनकी बात हो, बढ़िया अच्छे से कमेंट्स करें, अच्छे से सम टाइम पर सारे अपने रिव्यूज़ भेजें और सारी चीज़ों को जो जैसा आपको उचित लग रहा है, आप अपने अनुसार सारी चीज़ों को भेजें। चलिए, आंसर की बात करते हैं। आई थिंक पेन का कलर मैंने चेंज कर दिया है, तो वापस रेड पे चलते हैं क्योंकि इस पे दिखेगा रेड। आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 4.5% नहीं, 6.4% भी नहीं, 5.5% भी नहीं, आंसर होगा बी। तो जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका आंसर है सही। इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, बात ये हो रही है कि आप अभी प्री की तैयारी में हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं अभी इसको एक्सेप्ट करूंगा, पर आने वाले समय में यदि आपको मेंस भी देना रहा तो क्या करोगे? मान लेते हैं आपका प्री निकल गया तो क्या करोगे? ठीक है, आप कह रहे हो सर मान लेते हैं, हम तो निकालना चाह रहे हैं। तो जब आप पेपर को निकालना चाह रहे हैं तो आधी अधूरी तैयारी के साथ ना जाएं। आपको हमारे द्वारा जो है आपके लिए विशेष तौर पे इकोनॉमिक्स मेंस, प्री प्लस मेंस और एक जो है उद्यमिता केवल मेंस का एक बड़े अच्छे से क्लासेस, बड़ी विधिवत क्लासेस विद जो है आपके क्वेश्चंस के साथ, आंसर राइटिंग के साथ हमारे ऐप पर दी जा रही हैं। इन क्लासेस को आपको अटेंड करना है तो आप जो है इन कोर्सेज को परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इस बात को समझो, इस बार ये दोनों प्रश्न पेपर जो है वो 150 के नंबर के हैं। कितने के हैं? 150 के। इन 150 में से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको 110 की रेंज में बिल्कुल ले जाके रखूंगा। कितनी रेंज में? 110। आप बोलोगे सर इतने कम। इतने कम नहीं बच्चों, ये टॉपर के नंबर होते हैं। किसके नंबर होते हैं? टॉपर के नंबर होते हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों इन इसको भी अच्छे से करना चाहते हैं, मतलब मेंस वाला पोर्शन, तो आप हमारे साथ इन लिंक के माध्यम से जुड़ जाइए।
आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर देना। आप जो है आईफ़ोन यूज़ करते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके हमारे एप्लीकेशन की एक्सेस आपको मिल जाएगी। आप जुड़ जाएँगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपने ऐप को लॉगिन करो, कोर्स में सारी डिटेल विथ कंटेंट डला हुआ है, कंटेंट भी चेक कर लो, फ्री कंटेंट कुछ डाल रखे हैं और उसके बाद में आप जो है ज्वाइन कर लो। यदि अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो फिर आप स्वयं जो है अपने भाग्य के निर्माता तो हैं ही। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार चालू खाता गांठा, जिसको अपन एक तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट बोल रहे हैं, देश के जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के संदर्भ में पूछ रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट पूछ रहा है बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिए। CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट के संदर्भ में यदि हम आपसे बात करते हैं तो ये घाटा अंततः इस तरीके से दर्शाता है कि चालू खाते में जो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास कहीं ना कहीं रेवेन्यू जो है वो कम आ रहा है, एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा हो रहे हैं। समझे बात को? बिल्कुल। जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा, देखो जीडीपी का कितना एक तरीके से प्रतिशत रहा, यहाँ पर कितना प्रतिशत रहा, ठीक है, कितना प्रतिशत रहा। तो इसका आंसर यदि मैं आपसे बोलूं कि आप सोच रहे हैं 3%, तो आप गलत सोच रहे हैं। 4.7% तो भी आप गलत सोच रहे हैं। 2% सोच रहे हैं तो भी आप गलत हैं। आंसर है आपका बी। आंसर क्या है आपका? बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आर्थिक समीक्षा 23-24 के अनुसार वर्तमान श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें लेबर फोर्स, टोटल लेबर फोर्स में फीमेल जो है वह मतलब फीमेल लेबर फोर्स कितनी है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ठीक, देखो श्रम बल के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, समझ गए बात को? पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है आपका आता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सर्वे जो है प्रतिवर्ष आता है और प्रतिवर्ष के आधार पर इस सर्वे में ये बात कही जाती है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे में जो है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हिंदी में इसको अपन बोलते हैं। इसमें जैसे ये बात बोली गई कि देखिए 100 लोग काम करने वाले हैं। मैं आपको जो है आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वर्तमान श्रम बल क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ लें कि जो है 14 वर्ष से अधिक के लोग, पॉइंट को समझे, क्योंकि 14 वर्ष से छोटे लोग काम नहीं कर पाते, प्लस जो है जैसे हम बात मतलब यहाँ से लेकर आप समझ लीजिए 59 वर्ष तक के लोगों की बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं श्रम बल का हिस्सा माना जाता है। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए मान लिया 100, चूंकि 100 अपन मैथ्स में करते हैं जैसे, चूंकि 100 मान लेते हैं। तो इस 100 में मेरे प्यारे बच्चों जो फीमेल्स है ना वो है 37%। कितनी है? 37। तो आप अब मेल का जो है यहाँ पर निकाल सकते हो। मैं ना भी बताऊं तो आप समझ जाओगे सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। चलिए आंसर क्या है? डी हो गया। आंसर क्या हो गया? डी। डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे, अच्छे से करके जाइएगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 2022-23 तक देश में बेरोजगारी दर घटकर कितनी रह गई है? आप जब तक प्रश्न का आंसर दो मैं आपको बेरोजगारी समझा देता हूं, क्योंकि भाई आपको समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? बेरोजगारी, क्योंकि आप बेरोजगारी समझ नहीं रहे हो अभी तक। समझ गए बात को? रील्स बना रहे हो, बाकी सब काम कर रहे हो, उचित समय पर बोलना भी नहीं आ रहा है आप लोगों को कि आप किस टाइम पर जी रहे हो। समझे बात को? जब कोई व्यक्ति, समझना ध्यान से सुनना, आप जब तक आंसर दीजिए मैं आपको अदर चीजें बता दे रहा हूं। बेरोजगारी की बात होती है, ध्यान से सुनो। कार्य का इच्छुक व्यक्ति, कार्य का इच्छुक व्यक्ति, इच्छुक का अर्थ समझते हो? विलिंगनेस टू वर्क की बात हो रही। कार्य का इच्छुक व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो कार्य करना चाह रहा है। समझ गए? कार्य की तलाश में भी जाता है। कार्य का इच्छुक व्यक्ति कार्य की तलाश में जाता है। और वर्तमान जो है एक तरीके से वेज रेट की बात होती है, मतलब प्रिवेलिंग वेज रेट की बात होती है। वर्तमान मजदूरी दर पर ध्यान से सुनना। वर्तमान मजदूरी दर पर, वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए रेडी भी रहता है, कार्य करने को तैयार भी है, कार्य करने को तैयार भी है, परंतु तब भी काम ना मिले। ध्यान से सुनना, तब भी काम ना मिले तो इसी को हम बोल देते हैं बेरोजगारी। अब और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आप काम करना चाहते हैं, इतनी बात क्लियर है। आपके अंदर योग्यताएं हैं, ये बात भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। आप काम मांगने गए, ये बात भी मान लेते हैं। और आपको पता है कि आप जब खुद से काम मांगने जाओगे तो आपकी उम्मीदें बहुत हैं।
आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, आपने बोला कि सर मुझे 40,000 रुपए महीना चाहिए। कितना चाहिए? 40,000 रुपए महीना चाहिए। सामने वाला आपको 40,000 कतई नहीं दे सकता, ये बात भी पक्की है। तो आपको 40,000 की जगह उसने बोला देखो भाई 15,000 रुपए महीना चल रहा है, लेना हो तो बताओ, लेना हो तो बताओ। आप बोलोगे हाँ मैं ये भी कर लूंगा, तब भी आपको बोल दिया जाए काम नहीं। समझे बात को? ये आसान भाषा थी, मतलब बाकी किताब की भाषा मैंने बता दी कि जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है परंतु बावजूद उसके उसे काम ना मिल रहा हो, ये बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है। सरकार का एक अच्छा तमाचा देखिए, सरकार ये कह रही है कि अब ये घटकर, ध्यान से सुनना, सरकार कह रही है ये घटकर हो गई है 3.2%। मतलब 100 में से, मोटे तौर पे मान लो 100 में से केवल 3 लोग ही बेरोजगार हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं वे लोग कौन हैं जो आंदोलन करते हैं? वे लोग कौन हैं जो बड़े बड़े आंदोलन में भाग ले रहे हैं? वे लोग कौन हैं जो ये कहते हैं कि हमें पोस्ट दे दो, हम तैयारी करना चाहते हैं? पॉइंट को समझ गए? बाकी आप बुद्धिजीवी हैं, समझ जाएंगे कि ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे दिखावी हैं। समझे बात को? वो कहते हैं ना, उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा दिखावी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि कृषि क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में औसत कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? कृषि क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष में, समझ रहे हो बात को? अभी जो चल रहा है इसकी कंपैरिजन में लास्ट 5 ईयर पे जाओ। अब मुझे बताओ जल्दी से, आर्थिक समीक्षा 2023-24, इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी प्रोग्रेस हुई है, और ये एवरेज प्रोग्रेस बतानी है आपको। 4.16, 4.17, 4.18 और 4.19। ऐसे ऑप्शन कौन लगाता है सर? आपके दिमाग में आ रहा होगा तो मैं कहूँगा आपके सर लगाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा ही सोचने का मन करता है, मैं क्या करूँ। इतने करीबी ऑप्शंस रखने जाने से ये पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है। हवा हवाई लोग इन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, और जो क्लास में कभी भी अटेम्प्ट करने की सोच रहे होंगे वो इस बात से हाथ जोड़ लेंगे कि भाई साहब हम पहले पढ़ेंगे फिर आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए, बिल्कुल मैं आपको अपने तरफ से हर वो प्रयास करता हूं बच्चों जिसके आधार पर आप एक अच्छे अधिकारी बने। आंसर होगा इसका सी मेरे प्यारे बच्चों, 4.18%। कितना होगा? 4.18%। भारत का इलेक्ट्रिक विनिर्माण क्षेत्र वैश्विक बाजार में कितनी हिस्सेदारी रखता है? ये भी आर्थिक समीक्षा 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग आपको बतानी है। मतलब भारत का इलेक्ट्रिक विनिर्माण, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में कुछ ना कुछ इक्विपमेंट, मशीनरी इत्यादि बना रहे हैं, वैश्विक बाजार में कितनी हिस्सेदारी रखता है? समझ गए? ग्लोबल ट्रेड की बात हो रही है, ये हमारा, हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आंसर दीजिए। हाँ बच्चों, बिल्कुल मजा आ रहा है। थोड़ी देर और बढ़िया, मैं तो चाहता हूँ कि और लंबी क्लासेस हों, पर मुद्दा ये होता है कि आप लोग थक जाते हैं। समझे बात को? तो मैं नहीं चाहता आप लोग थकें। चलिए, आंसर क्या होने वाला है? 3.4% बिल्कुल नहीं होगा, 3.5% भी नहीं होगा, 3.6% भी नहीं होगा। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों डी, जो कि 3.7% है। ठीक है। पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आर्थिक समीक्षा 2023-24 में। अभी इसके पहले आपको पता हो एक टाइम वो भी था कि जब भारत में एक तरीके से रेल बजट और जो सामान्य बजट है वो पृथक रूप से प्रस्तुत हुआ करता था। आगे चलकर जो है आपको इस बजट को वापस जो है 2017 से मर्ज कर दिया गया, एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। तो अब बेसिकली पिछले 5 वर्षों में रेलवे में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय का मतलब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उनको कितने परसेंट जो है इंक्रीज करा गया है। तो कहीं ना कहीं रेलवे बजट अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। हम वंदे भारत की बात कर रहे हैं, हम मेट्रो ट्रेन की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें पैसा तो खर्च होगा। अब यही कितना अलॉट करा गया है ये बताना। ठीक, चलिए आंसर जो लोग नहीं दे पा रहे हैं, जो देख रहे हैं कि 66%, 55%, 44% और 77 या 77%,
तो आंसर दीजिए डी। तो जिन्होंने डी दिया है उनकी बल्ले बल्ले, अन्यथा कोई बात नहीं। चलिए, वर्ष 2017-18 की तुलना में युवा बेरोजगारी दर 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में कितनी हो गई है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ठीक, देख लो, आप ये समझ लो कि युवाओं में 2017-18 में ऐसा कहा जा रहा है कि 17.8% थी, मतलब मोटे तौर पे 18 मान लेते हैं, तो 100 में से 18 यूथ जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। सरकार ये कह रही है कि 2023-24 में ये घट गई है, तो अब 100 में से कितने बचे? बिल्कुल आंसर दे दीजिए। 8%, 9%, 10%। क्या आंसर होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं भी है, चाहो तो वो भी टिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। हाँ बच्चों, अब देख लो, तुम लोग बेरोजगार हो कि क्या हो, निर्णय तुमको लेना है। समझ गए बात को? सरकार ने एक डिसाइड कर लिया है कि हम अपना परसेप्शन चलाएंगे, हम अपना सोचेंगे, तुम बता दो तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, हम सुन लेंगे, ये अच्छी बात है। 8% नहीं होगा, 9% भी नहीं होगा, आंसर होगा 10%। आंसर क्या होगा? 10%। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है? सी। आंसर क्या होने वाला है? सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 23-24 में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत रही? ये प्रश्न आपको यदि संदेह मात्र भी हो तो मैं आपको कहूंगा, बिहार पीएससी का पेपर हुआ है। किसका पेपर हुआ है? बिहार पीएससी का पेपर हुआ है। इस पेपर के पहले मैंने आपको जो है बिहार का बजट और बिहार से संबंधित आर्थिक सर्वेक्षण, इन पर कुछ थोड़ी सी चर्चा करी थी और मैंने बोला था ये प्रश्न आएंगे। मतलब हिस्ट्री के प्रश्न भी आए, किसके प्रश्न भी आए? हिस्ट्री के प्रश्न भी आए। उसी के साथ ये जो प्रश्न है ना, इस पर बना हुआ प्रश्न बिल्कुल एज इट इज आ गया। मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन वाला प्रश्न है ये बिल्कुल एज इट इज आ गया। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और प्रश्न वैसा ही बना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप आंसर दे दीजिए। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रकों की बात होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। समझ गए बात को? तो इस तरीके से तीनों क्षेत्रों का अपना अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, परंतु यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करें तो सर्वाधिक जो कंट्रीब्यूशन है वो है सर्विस सेक्टर का, और जो कि है आपका 55%। कितने परसेंट है? 55%। समझे बात को? अब इसको ध्यान से सुनो। ऐसा ही प्रश्न सेम आपका बना लिया है बिहार पीएससी में, उसने ये प्रश्न पूछा था इसी तरीके से। देखो यहाँ पर मैंने बताया भी था, और ये प्रश्न मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में भी करवा रखा है। आप शॉर्ट्स पे जाके चेक करो, वो मिल जाएगा आपको। यूट्यूब चैनल है हमारा, इसी पे जो शॉर्ट्स डले रहते हैं ना, उन पे चेक करो, आपको एज इट इज प्रश्न मिलेगा जो बिहार पीएससी में आया हुआ है। बेसिकली ये बोल रहा है कि प्रश्न ऐसा ही बनाया कि आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है नवीनतम, उसके अनुसार जो क्रमशः उसने भी पूछा है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है। तो देखो प्राइमरी सेक्टर जो है वो कर रहा है 17.7% का कंट्रीब्यूशन, मोटे तौर पे 18% माना जाएगा। ये कर रहा है 27.6%, मोटे तौर पे 28% इसको कंसीडर करेंगे, और ये कर रहा है 54.7%, मोटे तौर पे 55% इसको कंसीडर करेंगे। अब आप ये एग्जाम उस शॉर्ट्स को देखना, उस पे ये मैंने एज इट इज बताया है 17.7, 27.6 और 54.7, और यही प्रश्न छप के भी आया है, आप जाओ और चेक करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 2000 यहाँ पर 24, हाँ ठीक है, 15-16 में वर्ष 2023-24 तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर कर लिया गया? बेसिकली एक प्रति बूंद अधिक फसल योजना लाई गई थी कब? 2015-16 में। तो तब से लेकर 2023-24 तक तो कितना एरिया जो है कवर कर लिया गया? आंसर दीजिए। आई थिंक आपको मेरी आवाज आ रही होगी, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता दें। वीडियो प्रॉपर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। बस थोड़े से ही प्रश्न है, एक दो और बच्चों, फिर इसके बाद हम सेशन को एंड भी करेंगे आई थिंक। चलिए, बिल्कुल। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कितने लाख हेक्टेयर है, तो 90 लाख हेक्टेयर। आंसर क्या हो जाएगा? 90 लाख हेक्टेयर है। चलिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूं, यदि आपको हमारे इन सारी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। गूगल प्ले स्टोर पर ये लिखा हुआ है, देखो गूगल प्ले स्टोर पर ये लिंक भी है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन किया के नाम से उपलब्ध है। किया को जब आप सर्च करने जाओगे तो वहां पर एक इस तरीके का फोटो बना दिखा मिलेगा, जहां पर लिखा मिलेगा शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति।
आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, रेटिंग करो, उसी के साथ-साथ अपने रिव्यू ज़रूर दो कि आपको कैसा लग रहा है। ये सारी पीडीएफ वहाँ पर आपको फ्री मिल जाएगी। ये देखो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसके बाद लॉगिन करना, कंटेंट वाले सेक्शन पे लेफ्ट पे मिलेगा, कोर्स के नीचे कंटेंट मिलता है। कंटेंट पे जाओ, कंटेंट पे फ्री मटेरियल पे चेक करो, फ्री मटेरियल पे जाके देखो एमसीक्यू क्लास की पीडीएफ जो है फ्री पीडीएफ सेक्शन बैच सिलेक्शन बैच जो है एक नाम से है। यहाँ पर और भी पड़ा हुआ है, मतलब सिर्फ ये पीडीएफ नहीं है, इसके साथ-साथ देखो 700 प्लस करंट अफेयर्स, 850 करंट अफेयर्स हैं विथ आंसर है, समझना। उसके साथ-साथ यूट्यूब क्लास की पीडीएफ पिछले वर्ष के पीवाईक्यू, मेंस, प्री दोनों के पढ़े। तो आपको ये सारी चीजें वहां मिलेंगी। लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आयुष्मान भारत के तहत 34.7 करोड़ कार्ड जारी किए गए। यह योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? आंसर दीजिए फटाफट। बिल्कुल। हाँ बच्चों, फाइनल आंसर क्वेश्चन है, बिल्कुल। लगे रहिए, अच्छे से प्रयास करिए। इतनी जल्दी थकेंगे तो इतनी मेहनत करने का भी कोई औचित्य हमारा भी नहीं बनता। फिर तो वही है कि क्लास डाल दो, आपको भेज दो, आप देखते रहो, आपका जब मन करे। इससे बेहतर है कि साथ में आइए, मिल के प्रयास करिए और शिद्दत से प्रयास करिए, कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। चलिए, आयुष्मान भारत के तहत जो है 34.7 करोड़ कार्ड जारी करे गए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक माइलस्टोन कह सकते हैं आप। यह योजना वर्ष 2018 में प्रारंभ हो रही है। कब प्रारंभ हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ष 2018 में। इसके तहत क्या है, ध्यान से सुन लो, 5 लाख रुपए तक, कितने लाख रुपए तक? 5 लाख रुपए तक जो है आयुष्मान कार्डधारी को क्या होता है, आपको जो है स्वास्थ्य जो है बीमा एक तरीके से मिल जाता है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं, और ये स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ मिलेंगी, कैसी मिलेंगी? कैशलेस मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? कैशलेस मिलती हैं। आपको क्या करना होता है, जो कार्डधारी हैं, मतलब जिनके कार्ड क्या हैं, बने हैं, कार्डधारियों को बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों संबंधित अस्पतालों में, मतलब जो रजिस्टर्ड हैं, उन रजिस्टर्ड अस्पतालों में जाना पड़ता है। वहां पर जाकर इनका फ्री इलाज करवा दिया जाता है। अब कितना फ्री है, क्या मिलता है, ये कार्डधारी जानेंगे, उनसे आप वास्तविकता सुन सकते हैं, मुझसे नहीं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारा सेशन आज का अच्छा लगा होगा। ये हमारे एप्लीकेशन की लिंक है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको पीडीएफ पे मिल जाएगी, डायरेक्ट क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं आप। उसके साथ कॉम्बो बैच, इको कोर्स, उसके बाद ई सिप और अदर लिंक्स आपको इस तरीके से हमारी मिल जाएंगी। इन पर आप जुड़कर जो है हमारे सेशंस के बारे में अपनी राय, अपने कोर्स के बारे में सारी जानकारी, पीडीएफ फ्री, ये सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारा सेशन अच्छे लग रहे होंगे। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने मित्रों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सेशंस को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे चलकर आपके साथ और भी बेहतर प्रश्नों को जो है समझा सकूं, बता सकूं, और अपनी मेहनत मेहनत को आपके साथ शेयर करूं। तो नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार गर्ग अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। सारे नए टॉपिक, सारी नई जानकारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाती है। लाइव सेक्शन में जाके चेक करा करो कौन सा टॉपिक आने वाला है, उस पर या तो खुद भी तैयारी करो और फिर जो है मजे से जो है आंसर दो। चलो मिलेंगे, जय हिंद।